तो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं एसी सर्किट्स की। एसी सर्किट्स, हर उस सर्किट को हम एसी सर्किट कहते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी सोर्स से प्रोवाइड हो रही हो। सो अ सर्किट which is powered by an AC source. A circuit which is powered by an AC source, तो उसे हम कहते हैं AC सर्किट। इतना अंदाज़ा आपको अब तक की डिस्कशन में हो गया है कि एसी और डीसी मिजाज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से हमारे पास जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेजिस्टर का जिक्र करूँगा, कैपेसिटर का जिक्र करूँगा, सॉलिनॉइड या इंडक्टर का जिक्र करूँगा, क्योंकि ये किसी हद तक हम इससे पहले भी डीसी सर्किट्स के हवाले से भी पढ़ चुके। और इस चैप्टर में भी हम इन्हीं तीन कंपोनेंट्स को एसी के साथ डिस्कस करेंगे कि इनका बिहेवियर एसी के साथ किस तरह से। तो अब हम रेजिस्टर अगर हम लगाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर अगर हम लगाते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह से होगा, और बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंडक्टर या सॉलिनॉइड को एसी सोर्स के साथ लगाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं रेजिस्टर इन एसी सर्किट। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक फिक्स रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम इसको एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर रहे हैं। एसी सोर्स को हम जब सिंबल की मदद से सर्किट में शो करते हैं तो इस तरह का सिंबल हम लगाते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं सोर्स, बल्कि एज्यूम क्या कर रहे हैं, इसका फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये सोर्स इस फार्मूला के तहत V मैक्स साइन ओमेगा टी, इस फार्मूला के तहत जो है वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम किसी रेजिस्टर या किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है किसी ख़ास लम्हे पे, क्योंकि ये तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लम्हा ब लम्हा इंस्टेंटेनियसली चेंज कर रहा होगा। किसी ख़ास लम्हे पे हम एज्यूम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये बन रहा है, किसी ख़ास लम्हे पे करंट का डायरेक्शन ये बन रहा है। अब हम इस करंट को कैसे मालूम करेंगे, इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड को मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिवाइड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ रेजिस्टेंस पे। इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस पे डिवाइड करूँगा तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा, और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को जब मैं रेजिस्टेंस पे डिवाइड करूँगा तो मुझे पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो मिल जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कहने का मतलब ये है कि सोर्स रेजिस्टर को इस फार्मूला के मुताबिक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मुहैया कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और इस रेजिस्टर में से जो करंट पास होगा वो इस फार्मूला के मुताबिक पास होगा। दोनों में साइन फंक्शन इन्वॉल्व है। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि साइन का ग्राफ किस तरह से बनता है और कॉस का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना लें, ये हो गया टाइम, वर्टिकल एक्सिस पे मैं V और I दोनों की वैल्यू शो करता हूँ। तो इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है। तो अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पे वक्त के साथ साथ बनाऊँ, टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट लेके, तो वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं करंट का ग्राफ यहाँ पे बना लूँ तो करंट में भी साइन फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन थीटा यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, तो करंट का भी ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। करंट का भी ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास हुआ करंट का ग्राफ।
फेज़र डायग्राम जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों इस वक्त इन फेज़ हैं। तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा कि इन रेजिस्टर I and V remain in phase। I और V इन फेज़ रहते हैं। तो जब भी हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इन फेज़ रहती हैं तो अगर हम उसका फेज़र डायग्राम बनाना चाहें, thus its phasor डायग्राम इज, तो हम अगर इसका फेज़र डायग्राम बनाना चाहें तो ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस। तो अगर टाइम इज इक्वल टू 0 पे हम देखें तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे दोनों के फेज़र्स क्या हैं, 0 पे हैं। तो वोल्टेज का फेज़र टाइम इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा, और करंट का फेज़र टाइम इज इक्वल टू 0 पे तो वो भी यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन फेज़ हों तो उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस हर लम्हा, उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस हर लम्हा 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया कि अगर हम रेजिस्टर को एसी सोर्स के साथ अटैच कर दें तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों हमारे पास हर लम्हा इन फेज़ रहते हैं। अभी हम ज़रा रेजिस्टर में पावर कंजम्पशन या पावर लॉसेस किस तरह से होती है उसकी डिस्कशन करेंगे। पावर कंजम्पशन या पावर लॉसेस। पावर कंजम्पशन और पावर लॉस। पावर का जो जनरल फार्मूला है वो अभी आपको मैंने लिखवा भी दिया, P इज़ इक्वल टू आई वी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास करंट भी अल्टरनेटिंग है, वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज पावर पर साइकिल मालूम करेंगे। तो हम एवरेज पावर मालूम करेंगे। अब करंट का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये है आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और ये है वी मैक्स साइन ओमेगा टी। आई मैक्स और वी मैक्स ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। एसी बिजली का निज़ाम इस तरीके से बनाया जाता है कि हम उसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इसको कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। तो हम इन दोनों को, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का फिर हम एवरेज मालूम नहीं करते। साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये है वर्टिकल एक्सिस पे साइन थीटा, और यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यूज़ प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ खैर हम ऑलरेडी फेज़र डायग्राम की डिस्कशन में आपके सामने आ चुका है। ये इस तरह से ग्राफ बनता है। एंगल जब ज़ीरो हो तो हमारे पास साइन की वैल्यू ज़ीरो होती, एंगल जब 90 हो तो साइन की वैल्यू +1, एंगल
जब 180 हो तो साइन की वैल्यू फिर 0, एंगल जब 270 हो तो फिर साइन की वैल्यू होती है -1, एंगल जब 360 हो तो साइन हमारे पास फिर 0 होता है। तो हम इस ग्राफ की मदद से ये साबित कर सकते हैं कि हेयर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम थीटा भी लिख सकते हैं। इसका अगर हम एवरेज मालूम करें तो ये 1/2 के बराबर होगा। स्टूडेंट कहते हैं किस तरह से, तो इंतहाई आसान है, इस ग्राफ की मदद से हम इसको मालूम कर सकते हैं। ये है साइन थीटा, फिर हम उसका लेंगे स्क्वायर और हम उसका एवरेज भी लेंगे। तो मैं इस मकसद के लिए कोई से 3, 4, 5 मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो मैं एक वैल्यू ये कंसिडर कर रहा हूँ, एक वैल्यू ये कंसिडर कर रहा हूँ 180 पे साइन की वैल्यू, इसी तरह 270 पे जो साइन की वैल्यू है, और इसी तरह 360 पे जो साइन की वैल्यू है। ये 4 वैल्यूज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू है 1, ये इस तरह से 90 डिग्री पे साइन फंक्शन की वैल्यू है 1, 180 पे साइन फंक्शन की वैल्यू है 0, 270 पे साइन फंक्शन की वैल्यू है -1 और 360 पे साइन फंक्शन की वैल्यू है 0। अब हम इसका स्क्वायर भी लेंगे क्योंकि साइन फंक्शन पे स्क्वायर भी है। तो हम ये देखें स्क्वायर 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 और ये स्क्वायर, 4 वैल्यूज़ हैं, ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इनका एवरेज मिल जाएगा। ये 1 + 0 + 1 + 0 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई करेंगे 2/4 बन जाएगा और इससे बन जाएगा 1/2। तो ये चीज़ तो हमारे लिए क्लियर हो गई कि हाँ, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होल एवरेज लिखा हुआ है तो ये 1/2 के बराबर है। अब हम यहाँ पे इसकी जगह 1/2 पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वन बाई टू पुट करेंगे। सो देयरफॉर एवरेज पावर पर साइकिल आई मैक्स और वी मैक्स तो ऑलरेडी है, इसकी जगह अब मैं पुट करूँगा 1/2। हम ऑलरेडी जानते हैं मैथमेटिकली कि मैं इस 1/2 को 2 मरतबा √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 की शक्ल में लिख सकता हूँ। तो एक √2 हम इसके नीचे लिख लेंगे और एक √2 हम इसके नीचे लिखेंगे। ये 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, इसको वापस जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा वापस मुझे 2 मिल जाएगा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये आई RMS का फार्मूला है और ये वाला हमारे पास V RMS का फार्मूला है। तो एवरेज पावर कंजम्पशन या एवरेज पावर लॉस अगर हम पर साइकिल मालूम करना चाहते हैं तो रेजिस्टर के लिए उसका फार्मूला है IRMS मल्टीप्लाइड बाय V RMS। तो एक दफ़ा फिर देखें, आप लोगों को कंफर्म हो गया कि डिवाइस के हिस्से में जो करंट आता है वो कौन सा करंट है, वो RMS करंट है। सोर्स उसे इंस्टेंटेनियस करंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टर जिस करंट को यूज़ कर रहा है या रेजिस्टर जिस वोल्टेज को यूज़ कर रहा है तो वो कौन सा है, वो है हमारे पास RMS वोल्टेज और RMS करंट। अब हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हम किसी कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ अटैच कर दें तो उसका बिहेवियर क्या होगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हम किसी कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ अटैच कर दें तो वो किस तरह से फंक्शन करेगा।
कैपेसिटर इन एसी सर्किट। यहां पे हम एक कैपेसिटर शो कर लेते हैं, ये सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने शो कर लिया। हम इसको एसी सोर्स के साथ अटैच कर रहे हैं, हम इसको एसी सोर्स के साथ अटैच कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक एमीटर भी शो करते हैं जो कि हमें वक्त के साथ साथ ये बताएगा कि क्या सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज मौजूद है या नहीं, क्योंकि जब तक फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू करंट की बताता रहेगा। ये हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे एसी सोर्स के साथ अटैच कर दिया। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सोर्स इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V प्रोवाइड कर रहा है। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सोर्स जो वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहा है वो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और उसका फार्मूला होगा V max sin ओमेगा टी। उसका फार्मूला होगा V max sin ओमेगा टी। तो कैपेसिटर वाले टॉपिक में, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि वक्त के साथ साथ लम्हा ब लम्हा इस पे जो चार्ज स्टोर होगा तो वो चार्ज तो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर हम फर्दर लिखते हैं कि Q इक्वल होता है CV के बराबर। यहाँ पे ये V कौन सा वाला है, ये वाला। तो V की जगह ये वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो लम्हा ब लम्हा यानी इंस्टेंटेनियस बेसिस पे जो चार्ज इसमें स्टोर होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है CV मैक्स साइन ओमेगा टी। इस फार्मूला के बेसिस पे हमें उसकी वैल्यू जो है वो मिल सकती। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरफ देखें तो इक्वेशन 1 वोल्टेज का फार्मूला है और उसमें साइन फंक्शन है। इक्वेशन 2 लम्हा ब लम्हा जो इस पे चार्ज स्टोर होगा तो वो हमारे पास उसमें भी साइन है। तो अगर हम इन दोनों का यानी V अगेंस्ट टाइम और इसी तरह Q अगेंस्ट टाइम, अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। वोल्टेज का अगर हम वक्त के साथ साथ ग्राफ बनाएं तो साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन में हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास बन जाएगा V का ग्राफ, यानी सोर्स कैपेसिटर को जो वोल्टेज दे रहा है। Q और V डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है, V 0 तो Q भी 0, और अगर वोल्टेज मिल रहा है, बढ़ रहा है, तो साथ साथ फिर चार्ज भी बढ़ेगा। तो हम इस फार्मूला के बेसिस पे, इक्वेशन 3 के बेसिस पे जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, चार्ज। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा चार्ज का। अब मैं इस ग्राफ के कुछ हिस्से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। क्या है वो चीज़? ये है हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट। मैं इसको लिख लेता हूँ A, ये है इसकी अपर पीक, इसको मैं लिख लेता हूँ B, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ C, ये है लोअर पीक, इसको मैं लिख लेता हूँ D, और यहाँ पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसको मैं लिख लेता हूँ E। तो फ्रॉम A टू B इस ग्राफ में आप देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है तो साथ साथ चार्ज भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है। A टू B हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है। मैं ज़रा इस साइड पे बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ। अब फर्दर अगर हम इस ग्राफ में देखें, B से C की तरफ अगर हम आएंगे, वोल्टेज 0 बनने जा रहा है। देखें 0 से वोल्टेज मैक्सिमम और फिर 0, तो Q और V तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो अगर वोल्टेज 0 बन रहा है तो साथ साथ Q भी 0 बन जाएगा। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो फ्रॉम B टू C हमारे पास वापस
कैपेसिटर की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है। जो चार्ज उसने स्टोर किया था वो वापस जीरो बन रहा है, वापस खत्म हो रहा है। अब सी और डी ये पोर्शन कब बनता है, एसी जनरेटर के हवाले से ये डिस्कशन हम थोड़ी सी आप लोगों ने रीड की होगी, स्मार्ट सिलेबस की वजह से तो हमने एसी जनरेटर को डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज जो है उसने अपनी पोलैरिटी चेंज की, वोल्टेज ने अपनी पोलैरिटी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बन रहा है तो प्लेट्स के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी और अब अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि C to D एक मर्तबा फिर क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। एक मर्तबा फिर चार्जिंग हो रही है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ, और वोल्टेज वापस जीरो बन रहा है। तो Q और V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर V जीरो बन रहा है तो डेफिनेटली Q की वैल्यू भी जीरो बन जाएगी। तो D to E जो ग्राफ का पोर्शन है ये हमें एक मर्तबा फिर दिखा रहा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। एक साइकिल, ये देखें एक साइकिल है, ये पूरा एक साइकिल है। एक साइकिल में कैपेसिटर चार्ज भी हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया, अपोजिट पोलैरिटी के साथ फिर चार्ज हो गया और फिर वापस डिस्चार्ज हो गया। यानी रेगुलरली कैपेसिटर रेगुलरली चार्ज भी हो रहा होगा, डिस्चार्ज भी हो रहा होगा, चार्ज भी हो रहा होगा, डिस्चार्ज भी हो रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि सर्किट में हर लम्हा इलेक्ट्रॉन हरकत में होगा। कभी इलेक्ट्रॉन इसलिए हरकत में होगा कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, और कभी इलेक्ट्रॉन इसी सर्किट में इस वजह से हरकत में होगा क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हर लम्हा सर्किट में मौजूद होगा। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हर लम्हा सर्किट में मौजूद होगा तो एमीटर मुसलसल हमें क्या दिखाएगा, एक करंट की वैल्यू हमें बताएगा कि सर्किट में तो इस वक्त करंट मौजूद है। हम डीसी सर्किट में जब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे एक बात आप लोगों ने यकीनन नोट की होगी कि वहाँ पे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और जो बहुत शॉर्ट टाइम में चार्ज होता है तो वो हमारे पास क्या है, फिर एमीटर उस वक्त हमें ज़ीरो रीडिंग दे रहा होता है, यानी डीसी करंट वो कैपेसिटर से पास नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने उसको एसी सोर्स के साथ अटैच कर दिया, वो इससे पास हो रहा है। इस डिस्कशन में आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि डीसी क्यों पास नहीं हो सकता था और एसी अब क्यों इससे पास होगा। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पे इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी। तो मुसलसल आपको एमीटर करंट की वैल्यू शो करके देगा, जिसे हम कहते हैं करंट। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब Q का फार्मूला तो यहाँ पे हमें मिल गया, तो ये हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, Q की जगह हम लिख लेंगे C V max sin ओमेगा टी। C तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो कि कांस्टेंट रहती है। वी मैक्स वो मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि वो भी कांस्टेंट है। वक्त के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, वक्त के साथ साथ ये जो साइन के साथ एंगल है, क्योंकि एसी जनरेटर हमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके दे रहा है, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा, या जिसको हम ओमेगा टी की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो वो जनरेटर के कॉइल के साथ एसोसिएटेड है। तो जनरेटर का कॉइल वक्त के साथ साथ चूंकि एंगल चेंज कर रहा है, इसलिए हमारे पास साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही। तो ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, तो ये डेल्टा का सिंबल उठा के हम यहाँ पे साइन फंक्शन के साथ लगा लेंगे। तो आई हमारे पास आ जाएगा सी वी मैक्स डेल्टा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि एफएससी लेवल पे मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए समझना ये इंतहाई आसान है, क्योंकि वो तो बाकायदा मैथमेटिक्स में इस फार्मूला को पढ़ लेते हैं। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि एफएससी लेवल पे मैथ्स नहीं पढ़ते, यानी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के, उनके लिए ये ज़रा सा मुश्किल होगा, तो उनको ये ज़ुबानी याद करना होगा। तो ये डेरिवेटिव्स का फार्मूला है, और यहाँ पे ये डेल्टा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये इक्वल होता है
ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर। ये इक्वल होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर। ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का बस एक फार्मूला है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के, बस वो इसको एज इट इज़ इस तरह से याद कर लें, क्योंकि वो पूरा अब इसके लिए डेरिवेटिव्स का या डिफरेंशिएशन का वो पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते। तो ये इसके बराबर है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर ले तो करंट का फार्मूला हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, सी वी मैक्स कॉस ओमेगा टी। यह आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 4 में ये जो पोर्शन है, ये सी वी मैक्स ओमेगा, ये कांस्टेंट रहता है। हेयर सी वी मैक्स ओमेगा, ये पोर्शन ये कांस्टेंट है। सी कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट रहता है। वी मैक्स मैं बता चुका हूँ कांस्टेंट है। और एसी जनरेटर के टॉपिक में आपको इस बात की कि इसको हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी एज ए 50 हर्ट्ज हमने पाकिस्तान में यहाँ पे कांस्टेंट रखी हुई। इसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है, इसका कांस्टेंट होना, फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, इसलिए ये पोर्शन भी कांस्टेंट है। तो जब ये पोर्शन कांस्टेंट है तो करंट की डिपेंडेंसी इस फंक्शन पे रह जाती है। तो करंट डिपेंडेंट रह जाता है कॉस ओमेगा टी पे। अगर कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम है तो फिर करंट भी मैक्सिमम होगा। कॉस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ cos ओमेगा टी गिव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर क्या होगा, देन करंट I, ये भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिस वक्त cos फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो इस वक्त हमारे पास करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अगर मैं इस फार्मूला में cos ओमेगा टी की जगह 1 पुट कर लूँ तो फिर उसी लम्हे I की जगह मैं I मैक्स पुट करूँगा। तो ये है हमारे पास सी वी मैक्स ओमेगा, ये पोर्शन तो कांस्टेंट है। तो अगर कॉस फंक्शन की जगह मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट कर लूँ 1, तो फिर आई की जगह मैं आई मैक्स पुट करूँगा। इस फार्मूला से, यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इक्वेशन 4 में हमारे पास ये जो सी वी मैक्स ओमेगा है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रहा है। सो देयरफॉर इक्वेशन 4 अब इस शक्ल में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा आई मैक्स कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन 5। तो सोर्स कैपेसिटर को जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो इक्वेशन 1 के मुताबिक प्रोवाइड कर रहा है। और इस सर्किट में जो करंट एस्टेब्लिश होगा वो करंट इस फार्मूला के तहत फ्लो करता है। तो मैं यहाँ पे फर्दर लिख लेता हूँ कि द सोर्स प्रोवाइड्स voltage to the capacitor according to equation 1 and the current establishes